पीरियोडिक टेबल सिलेबस में नहीं है। क्या चीज? अभी सिलेबस में हम लोग की पीरियोडिक टेबल नहीं है। तो याद तो होना चाहिए। सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में नहीं होगी? तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल सुना ही नहीं क्या? मैम नो सुना है पर मैम। पढ़ा मैम नहीं है। सुना है। सुना हाइड्रोजन है पर पढ़ा लिथियम नहीं बारे में। है। हाँ। सुना है पर पढ़ा नहीं है अभी। 20 तक। देखो, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो 118 एलिमेंट्स में से एटलीस्ट 120 या 130 एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए। उसमें कोई तुम लोग मेमोनिक्स यूज मत करो, ऐसे नॉर्मली सिर्फ याद रटने जिसको बोलते हैं ना, हम लोग रट लिए कोई चीज, वैसे तुम लोग उसको रट लो। अब 100 तरीके की उसमें मेमोनिक्स टीचर्स बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है पीरियोडिक टेबल में। और याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। तुम लोग तो 8th में और 9th से बहुत जरूरत पड़ेगी पीरियोडिक टेबल की। ठीक है। ओके मैम। तो जैसे अब हमने बोला CO2, तो जब तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे सिंबल्स जो अलग अलग एलिमेंट्स है। जैसे हाइड्रोजन है, उसका H है, उसका सिंबल H है। हीलियम है, उसका सिंबल HE है। तो ये सारी, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन का सिंबल C होता है। तो जो हम मॉलिक्यूल्स अभी बोल रहे हैं, CO2, H2O, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब कैसे बन रहे हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम पूरा हाइड्रोजन टू और ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, कार्बन का सिंबल C होता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग सिंबल होता है। ये जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट के नाम पे उसका सिंबल रख दिया गया। ठीक है। तो सिंबल अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं। मैम अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। 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 ठीक है। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो उस सब्सटेंस को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और सभी जगह पे अपनी प्रॉपर्टीज दिखाता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे H2 है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है, मतलब लिक्विड है, तो सारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी। ओके मैम। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, कुछ समझते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यस मैम। बताओ। मैम मतलब जब एक टाइप से जब एनर्जी एक साथ रिलीज होती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी या फिर सॉरी, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, फिजिक्स का टॉपिक है। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ये है केमिस्ट्री में। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी इसी चैप्टर में है। और इसका नेक्स्ट टॉपिक था, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद जब लाइट आ जाएगी ना, तो अभी हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक बार पढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। काइनेटिक थ्योरी जो है मैटर की, वो ये स्टेट करती है, देखो कोई भी थ्योरी है तो वो कोई ना कोई प्रिंसिपल बताएगी, कोई ना कोई उसकी लाइन होगी, कुछ ना कुछ बताएगी थ्योरी। साइंस में बहुत सारी थ्योरी, फिजिक्स में तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, इसमें भी दी गई है काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी में मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये स्टेट करता है कि जितने भी स्टेट्स हैं, मैटर के जितने भी स्टेट्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिसको हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और वो कंसिस्टेंटली मूविंग है, मतलब वो मूव करते रहते हैं पूरा टाइम। ठीक है। तो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सारे मैटर पार्टिकल्स के बने हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या बताती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या स्टेट करती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, ओ सॉरी, जितने भी स्टेट ऑफ मैटर है वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं और वो कंटिन्यूसली मूविंग है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन। चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, चाहे वो लिक्विड के पार्टिकल्स हो, चाहे वो गैस के पार्टिकल्स हो, जिस भी कोई भी स्टेट का पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट करती है। तुम लोगों को स्टेटमेंट लिखने को आएगा, स्टेट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये लिखना पड़ेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट
Matter is made up of tiny particles called atom and molecules, and the particles are constantly moving, they are in motion. ठीक है, इतना तुम लोग को स्टेट करने पे मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? ऐसे स्टेट करने को आता है, स्टेट द प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल को स्टेट करना है, कुछ भी। तो ये सारी चीजें जब तक तुम पूरे पॉइंट्स नहीं लिखोगे इसमें, तो तुमको पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। अब इसके पार्टिकल्स की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कि कोई चीज का टेम्परेचर कितना ज्यादा है और कोई चीज का टेम्परेचर कितना कम है। द कम। स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसके पार्टिकल्स की स्पीड टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम रहेगी। समझ में आया? यस मैम। कोई कुछ बोल रहा था? मैम। बोलो, किसी को कोई डाउट? हाँ नो मैम, मैम। अगर ये जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहेगा तो भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे? हाँ, वो तभी भी वो हमेशा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। अगर आइस है, टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन उसके भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ओके। एक मिनट, कुछ समझ में आ रहा है वर्बली? समझ में आया काइनेटिक थ्योरी बिना यस मैम। Yes. अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है काइनेटिक थ्योरी में? अब ये तो मैंने बता दिया कि काइनेटिक थ्योरी की एक डेफिनेशन क्या होती है। इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, पहला पॉइंट। अगर पॉइंट में लिखने को आ गया तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कि मैटर के बहुत छोटे मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। इसके पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं। स्टेटमेंट लिखने की जगह अगर तुम लोग को आ गया स्टेट द काइनेटिक थ्योरी, तो तुम लोग इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। शानवी, व्हाट आर यू डूइंग? मैम लिख। जो हम बोल रहे हैं वो लिख रही हो? यस मैम, शॉर्ट में लिख रही थी। अरे वो अभी हम पढ़ा देंगे, वो हम इस पे लिख देंगे, तब लिख लेना। अभी पढ़ाएंगे फिर से, इतना इतना ज्यादा स्पीड में। हम्म तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। उसका टेम्परेचर माइनस में हो, प्लस में हो, बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की स्पीड, जो उसके जिस पार्टिकल्स से वो बना है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लाइट आ गई है क्या? मुझे पता ही नहीं था ना कि ऐसे चल रही है। कौन सा? ये क्या आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस Yes. मैम। प्रोटॉन क्लियर हुआ, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन? यस मैम। ठीक। द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स।
हम न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से बताया हुआ है। सेम पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे जो अभी ऑर्बिट्स की बनी हुई थी। देखो सेम चीजें इसमें बताई गई हैं। एटम के बारे में बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस में एटम प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज द डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम। ये पता है जो न्यूक्लियस हमको दिया हुआ है ना, ये बहुत अंदर है, बहुत डेंस है, और बहुत इसमें कंडेंस फॉर्म में सारी चीजें प्रेजेंट होती है। विच इज द सब अटोमिक पार्टिकल कैरिंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ये जो रेड कलर से हमको दिखाए गए हैं, ये प्रोटॉन्स Yes, हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनका चार्ज पॉजिटिव होता है, और 1 AMU वेट। 1 AMU होता है इनका चार्ज। उसके बाद न्यूट्रॉन्स, पार्टिकल्स दैट कंटेन नो चार्ज। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये जीरो, इसका जो चार्ज होता है वो जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। इनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, ना ये पॉजिटिव होंगे ना ये नेगेटिव होंगे। again. इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और -1 AMU। ठीक है, ये न्यूक्लियस है जो ये गोल्डन कलर से दिखाया गया है, और ये जो ग्रे कलर से दिखाया गया है ये है ऑर्बिट। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। देखो, जितने भी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे यही बताएंगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। हमने बताया ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे पीरियोडिक टेबल में आते हैं, और इन सब को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्स का मास नंबर और एटॉमिक नंबर होता है, तो इनका एटॉमिक नंबर इनके प्रोटॉन से पता चलता है। मतलब जितना ज्यादा, जितना भी इनके न्यूक्लियस में, जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वही वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। कार्बन जो हमारा एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उतना वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। समझ आया? Okay, ma'am. यस यस मैम। जैसे कि मान लो कार्बन है, कार्बन के एटम में कुछ प्रोटो जितना भी दिया होगा प्रोटॉन, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो कोई भी एलिमेंट आप 1 से 18 तक, 1 से 118 तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें से आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे, जितने प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका पीरियड एटॉमिक नंबर होगा। जब हम पीरियोडिक टेबल याद करते हैं तो एलिमेंट्स के साथ साथ हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी याद करते हैं। ठीक, Okay, ma'am. अब है न्यूट्रॉन्स। क्या नहीं किया, कर तो दिया। शानवी का तो अच्छा है। शानवी, तुमने साइंस का पेपर नहीं दिया था क्या? मैम दिया था। हम आपसे कह रहे थे, आपने हमको शानवी की कॉपी शायद नहीं भेजी थी क्या? हम आपसे कहे थे कि शानवी पेपर करी है, आपने कहा नहीं करी है। देखिए, किसी और नंबर से भेजा था क्या इसने? किसी और नंबर से तुमने भेजा था क्या? यस मैम, मम्मी के नंबर से भेजा था। किसी और नंबर, तभी आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से जो नंबर आपका रजिस्टर्ड हो उसी नंबर से आप भेजिएगा, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि फिर मिलता नहीं है, मतलब आगे पीछे हो जाता है ना, जब नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता उससे भेजते हो तो।
न्यूक्लियस का मतलब हमने बता ही दिया है, न्यूक्लियस हमने ये भी बता दिया, न्यूक्लियस होता, सॉरी, न्यूट्रॉन का मतलब हम बता चुके हैं। अब ये सब जो वन अप क्वैक टू अप क्वैक लिखा हुआ है ना, ये सब तुम लोग के काम का नहीं है। सिर्फ इतना कि वो निगेटिव, जीरो चार्ज होता है उनका, और वो न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड विद इन द न्यूक्लियस अलोंग विथ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन्स के साथ पाए जाते हैं, इनको भी हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अनलाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वैसा नहीं है, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन कैरी नो इलेक्ट्रिकल चार्ज मेकिंग देम न्यूट्रल। इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ये न्यूट्रल कहलाते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। Their primary role is to provide stability to the nucleus by contracting the repulsion between protons। अब इनका रोल क्या होता है जब इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो उसका क्या रोल होगा? प्रोटॉन का तो ये रोल था कि वो जितना प्रोटॉन होगा उतना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन का क्या रोल है? ये एलिमेंट के अंदर जैसे प्रोटॉन है, वो क्या कर रहा है? वो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है एटम को, ठीक है। तो इसका क्या है कि ये स्टेबिलिटी रखता है, एक हमको नेगेटिव चार्ज दे रहा है और एक हमको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। तो ये स्टेबल रखता है किसी भी एलिमेंट को। पॉजिटिव चार्ज भी मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज भी मिल रहा है, तो किसी को स्टेबल भी तो रखना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन का क्या रोल है कि वो एलिमेंट को स्टेबल रखता है, ठीक है। स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? ये न्यूट्रॉन रेड कलर से बना हुआ है, प्रोटॉन ग्रीन कलर से बना हुआ है। ये जो देखो, हम तुम लोग को बता रहे थे ना कि कई सारी शेल्स होती हैं, एटम है, इसकी सेल्स बनी हुई है। इस सेल का कुछ के शेल, पी ऐसे एल शेल, अलग अलग शेल्स का अलग अलग नाम होता है। इसके बाद भी शेल्स होती है, कई सारी शेल्स होती हैं। शेल्स आप लोग को पढ़ाई जाएंगी, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स। हाँ, अब देखो, इसमें तो आप लोगों को क्या बताया गया है? फर्स्ट सेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक सेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में जरूरी, अब ऐसे नहीं है कि इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक शेल में। अगर अलग अलग सेल्स हैं तो अलग अलग शेल में अलग अलग नंबर के न्यूट्रॉन्स होंगे। पहले सेल में 8 होते हैं, ओ सॉरी, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर सेल का ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। 2 8 32 ऐसे होता जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट मूव रैपिडली। बहुत तेज ये लोग, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट बहुत तेज होता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास। दे ऑक्यूपाई स्पेसिफिक रीजन नोन एज शेल्स और ऑर्बिट्स। ये जो रीजन है, इसको हम लोग शेल्स या फिर ऑर्बिट्स बोलते हैं। वो वाली शेल्स नहीं, सॉरी, दिस इज नोन एज शेल्स और ऑर्बिटल्स, ठीक। Because their mass is negligible compared to proton and neutron, they contribute very little or total mass to the atom। देखो, क्योंकि इनका जो मास होता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, ये -1 होता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, और प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, मतलब नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन आगे इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 1.66, ऐसे कुछ, ठीक है। मास एंड बैलेंस ऑफ न्यूट्रॉन।
An atom is a electrically charged neutral because the number of positively charged protons equal to the negatively charged proton. देखो हम लोग इसको न्यूट्रल बोलते हैं. एटम इज न्यूट्रल क्योंकि प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू द प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल होता है. ठीक है, मतलब ये चीज है कि वो निग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर हम देखें कंपैरिजन में तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल माना जाता है. जब हम लिखते हैं ना तो सेम होता है, बस प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के आगे नेगेटिव लग जाता है. इलेक्ट्रॉन की अलग वैल्यू होती है, प्रोटॉन की अलग वैल्यू होती है, और इलेक्ट्रॉन के पहले नेगेटिव लगता है और प्रोटॉन के पहले पॉजिटिव लगता है. द टोटल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. जो भी एक एलिमेंट का टोटल मास है या फिर जो भी एक एटम का टोटल मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. टुगेदर दीज पार्टिकल्स डिटरमाइन द मास नंबर ऑफ द एटम. और इसको हम लोग टुगेदर क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं एटम का. मतलब जो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं. और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं. समझ आया? एक्सक्यूज मी मा- मैम. हाँ मैम ये जो हर एटम रहता है उसमें हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग नंबर्स में रहते हैं. हाँ, हर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग नंबर्स में रहते हैं. देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके तो नंबर्स चेंज नहीं होते हैं. जैसे हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं चेंज होंगे. इलेक्ट्रॉन के नंबर शेल्स के अकॉर्डिंग होते हैं. जैसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर शेल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. लेकिन प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स तो जीरो होता है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर उसके मतलब जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से होते हैं. ओके मैम. ठीक है. चलो ये हो गया. फ्रॉम एटम्स टू मॉलिक्यूल्स. अब देखो एक एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है बताया था ना. अब तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखो एलिमेंट्री हाइड्रोजन H2, एलिमेंट्री क्लोरीन Cl2, मीथेन C CH4. इसको बोलते हैं मीथेन. C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का वन एटम सॉरी हाइड्रोजन का एक एटम सॉरी हाइड्रोजन के 4 एटम्स और कार्बन का वन एटम, ये मिल करके क्या बनाता है? CH4 बनाता है. इसका क्या मतलब है? कार्बन का वन एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम्स. हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हैं. और सी, जैसे हम लोगों ने कार्बन की जगह पे सी लिख दिया है ना, तो ये कार्बन का सिंबल होता है सी. हाइड्रोजन की जगह H लिख दिया है तो ये सिंबल है. हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H है. ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या है? C है. ठीक, समझ आ रहा है? मैम हीलियम का सिंबल क्या है? He. मैम ये जो 1 AMU था वो प्रोटॉन का वेट था. मास था. ओ, ठीक है, और कुछ डाउट? बहुत एक्सेप्शंस आएंगे अभी केमिस्ट्री में. एक्सेप्शंस और अभी पता नहीं कितनी सारी चीजें इसमें से आगे जाके कह देंगे गलत है.
अभी यही चीज पढ़ा रहे हैं। आगे जब तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यही चीजें जो पढ़ रहे हो इसमें से पता नहीं कितनी सारी चीजें बोल दी जाएंगी गलत है। ये ऐसा केमिस्ट्री में होता है। क्यों मैम? होता है, केमिस्ट्री का रूल है ये, कि अभी जो चीज पढ़ रहे हो उसको आगे जाके बोल दिया जाता है कि ये तो गलत था। बहुत सारे मॉडल्स आएंगे नाइन्थ में ही, बहुत सारे मॉडल्स आएंगे। रदरफोर्ड मॉडल, पुडिंग मॉडल, ये सारे मॉडल्स होते हैं नाइन्थ में। और इन सबको गलत, बहुत सारे मॉडल्स इसमें से पढ़ाए जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये गलत है। पहले नहीं पता चलेगा, पढ़ने के बाद ये चीज बताया जाएगा कि ये मॉडल गलत है। ठीक है, तो पता नहीं इसमें से अभी कितनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, नाइन्थ टेंथ में जाके टीचर्स बोल देंगे गलत है। ओके। ओके मैम। हाँ, तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स बॉन्ड टुगेदर थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये जो दो एटम्स ये जो मिले हुए हैं, मतलब H2O, जो कि वाटर बनाते हैं। ठीक है, वाटर को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? H2O मैम। H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केमिकल इंटरैक्शन हुआ है तब दो एटम्स मिले हैं। दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम कार्बन का, जब केमिकल इंटरेक्शन हुआ है तब इसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बाद में आगे पढ़ोगे। These bonds can be covalent where electrons are shared between atoms। इन bonds को हम लोग covalent bond भी बोल सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं एटम्स के लिए। Are shared between atoms, creating stable structure like water or hydrogen gas। Molecule exhibit distinct chemical properties that differ significantly from the individual atom that compose them। देखो जो जैसे हम लोगों ने स्टेबल कर दिया, ये स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है। जो ये सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, मीथेन और वाटर, इन सब का जो बॉन्ड है ये एक स्टेबल बॉन्ड है। ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनके उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनको स्टेबल किया गया है। डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो अलग अलग है, अलग अलग एटम्स की, उनसे ये कंपोज्ड हुए हैं और ये इनको स्टेबल किया गया है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग आयंस एंड चार्जेस। अब देखो अलग अलग चार्जेस होते हैं, एनायन, कैटायन, ये सब, और नेगेटिव आयन, ये सब होता है। ठीक है, आयंस आर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। आयंस में देखो, आयंस आर ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस आर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। आयंस जो होता है वो एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है, मतलब कई सारे एटम होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है या फिर लॉस किया होता है। जिन्होंने गेन किया होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। और जिन्होंने लॉस किया होता है वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्टिंग इन अ नेट इलेक्ट्रिकल बैलेंस। इससे क्या होता है कि उनका जो नेट इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, जो नेट चार्ज होता है, उसमें रिजल्ट आता है, कम होता है, ज्यादा होता है। ये क्या बना हुआ है फालतू में? क्वार्क क्वार्क, ठीक है। देखो, मैटर है ये, मैम दिखाई रूल नहीं दे कैसे रहा पहले सर। आ गया? क्या चीज दिखाई नहीं दे रहा है? ये बताओ पहले, मॉलिक्यूल कैसे आ गया, एटम आना चाहिए। मैम आप दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैटर, मॉलिक्यूल, एटम। अब एटम में क्या क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन की शेल है। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में क्या, इलेक्ट्रॉन शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोनस में प्रेजेंट है। स्पेलिंग गलत है। ठीक, ये इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, बता सकते हो तुम लोग ऐसे कहीं एग्जाम में समझाने के लिए आ जाए तो। A positive ion or cation occurs when electron are lost।
जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब क्या होता है? सॉरी, हाँ, थोड़ा सा मैं हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है। सॉरी फॉर दैट। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस, जब हम देखो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ठीक है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब दे रहा है किसी को, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम या हाँ एक एटम दूसरे एटम को दे रहा है या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या मैम? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन और कैटायन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको बोलते हैं कैटायन। ओके। ओके मैम। और जब वो while a negative ion or anion occurs when electron are gained, अब हमने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायन या नेगेटिव आयन। ठीक है, while a negative ion or anion occurs when electrons are gained, these charged particles are crucial for many biological process and formation of ionic compounds like table salt। टेबल सॉल्ट का मतलब NaCl। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो एनायन है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो कैटायन है। ठीक है। ओके मैम। आर्यन समझ आया? यस मैम। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो क्या है? कैटायन है, और अगर गेन कर रहा है, वो किसी दूसरे एटम से ले रहा है, तो वो एनायन है। वो एनायन है और वो नेगेटिव आयन है। ठीक है, एनायन को हम लोग नेगेटिव आयन भी बोलते हैं। ठीक, ओके मैम। शानवी क्लियर है? यस। ओके। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये तुम लोग लिख लो, ये थ्योरी पूछी जाती है, काइनेटिक थ्योरी। मैम प्लीज साइट। लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पिक्चर के थ्रू समझा देते हैं। ये लिख रहे हैं ना, थ्योरी है ना ये तो, मतलब थ्योरी सब में ही होती है, पर ये डायरेक्ट पूछा जाता है। सुबह समय से याद आता, कल समय से याद आता, सुबह से बात कर लेगी, कभी हम फोन करेंगे, बीवी कभी फोन करेंगे, आखिर में बात की, कहीं शाम को आएंगे, हस्बैंड को बात करेंगे, बात करा, 15 मिनट बात करी, कहीं 3-4 दिन बताता है, नहीं हो रहा है। क्लास ले चुके हैं। वेरी रेगुलर नहीं होता। पिछली बार मैं चल गया था, सब लेके क्लच बंद कर दी, बीच में पैसा भी रिफंड नहीं हुआ। मैम सब एक अब जैसे क्या कर सकते हैं? हो गया। लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया? नो मैम। हो जाए। लिख लिया? ये दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। जल्दी लिखो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैम ले लिया। सबने ले लिया? बाद में इसको कंप्लीट करना। यस मैम। ठीक, अब देखो काइनेटिक थ्योरी, अभी मैंने बताया ना कि क्या स्टेट करती है। काइनेटिक थ्योरी ये बताती है कि हर एक मैटर
कि जो भी स्टेट्स हैं, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हमें ये पता चलता है ना कि हर एक मैटर। मैम क्लियर दिख नहीं रहा। ठीक है, हम ये जानते हैं ना कि हर एक जितना जो भी स्टेट, जो भी मैटर का स्टेट है, वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये किसने बताया? ये किस थ्योरी ने बताया? काइनेटिक थ्योरी ने बताया। ठीक है, हो सकता है आगे जाके केमिस्ट्री में ये थ्योरी थ्योरी गलत हो जाए। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक बिहेवियर, ये डेफिनेशन ही सही है। ठीक है, तो एटम हैव सॉरी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में कैसा बॉन्ड होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। उनके जो जो भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, और वो एक रेगुलर शेप में, एक फ्रीक्वेंट पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन ये हमेशा टू और फोर मोशन में मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं एटम्स के पार्टिकल्स। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनके जो पार्टिकल्स का मोशन है वो और बढ़ जाएगा। सेम विथ लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब ना ज्यादा होता है ना कम होता है। इनमें भी सेम वही चीज है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा बहुत स्पीड में मोशन शो करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है ना कि पार्टिकल्स के जो मैटर हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं। सिर्फ इतना चीज दिया हुआ है। स्पीड बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस। ये फर्स्ट लाइन गलत लग रही है, सेकंड और थर्ड लाइन सही है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेस। जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का वो बढ़ जाता है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। स्पीड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेस। ठीक है, गैस फ्लाई इन रैंडम डायरेक्शंस एट हाई स्पीड। अब गैस क्या है? रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। प्लाज्मा ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका पूरा नाम होता है। मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई व्हेन न्यूक्लियस लूज देयर इलेक्ट्रॉन एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा किसका मिक्सचर होता है? इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियाई का मिक्सचर होता है। इसका पूरा नाम होता है प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम्म, ठीक। ओपन योर कैमरा। कैमरा ओपन करो शानवी। काइनेटिक थ्योरी अभी मैंने बताई थी, वही है काइनेटिक थ्योरी की। हर एक काइनेटिक थ्योरी यही स्टेट करती है कि जो भी कोई भी अगर मैटर का स्टेट है तो वो एटम से मिलके बना हुआ है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई है काइनेटिक थ्योरी? यस मैम। यस मैम। आर्यन यस समझ में आया? यस। अब यहाँ बताया है कि काइनेटिक थ्योरी अप्लाई कैसे करनी है। By applying kinetic theory, we observe how substances change their state when thermal energy is added or removed. काइनेटिक थ्योरी से हमें क्या पता चल रहा है कि कैसे एक मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। अब अगर हम किसी सॉलिड को, कोई सॉलिड आइस सॉलिड होती है, अगर हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, हीट प्रोवाइड कर दें, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक थ्योरी हमें ये भी बताती है कि अगर हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को एनर्जी दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी, हीट ये दे रहे हैं, तो उससे उसका स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस हो गया तो सब्लिमेशन हो जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? काइनेटिक थ्योरी के एप्लीकेशंस की वजह से हो रहा है। अगर हम कोई चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। समझ में आया?
काइनेटिक थ्योरी के एप्लीकेशन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करेंगे तो वो भी काइनेटिक थ्योरी की वजह से होगा, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ये भी स्टेट करती है कि टेम्परेचर से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बढ़ जाता है, और अगर मोशन बढ़ जाएगा तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक, यस Okay, ma'am. काइनेटिक थ्योरी तक समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. ओके ओके, थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। Right, ma'am. ओके, ओके बाय मैम। बाय।